नमस्कार साथियों। आरओ टेस्ट सीरीज श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यह दृष्टि आईएएस, धी आईएएस, क्रिडोज आईएएस, जीएस वर्ड आईएएस एवं डिकोड आईएएस के जीएस और सामान्य हिंदी की महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आइए हम सामान्य हिंदी के 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। यह धी आईएएस का टेस्ट नंबर 6 है। जो पहला प्रश्न है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपका विलोम से शुरू होता है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना है, जब भी बात विलोम का अर्थ होता है विपरीत, जब भी विलोम की बात की जाए तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अगर विलोम सर्वनाम में है तो उसे सर्वनाम में, नाउन है तो नाउन में, क्रिया है तो क्रिया में, विशेषण है तो विशेषण में ही हमें देना चाहिए। आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, विस्मरण शब्द विलोम होगा, यानी विस्मरण शब्द का विलोम होगा। आपके पास 4 विकल्प हैं। ए संस्मरण का, बी संस्करण का, सी स्मरण का, डी स्मृत का। आपका सही जवाब हो जाएगा ए। जो विस्मरण शब्द है वो संस्मरण का विलोम होता है। विस्मरण शब्द संस्मरण का विलोम होता है, अन्य सभी विकल्प गलत हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिलन का विलोम होगा ए विच्छेद, बी बिच्छोह, सी विरह, डी सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी। मिलन के विलोम विच्छेद, बिच्छोह तथा विरह सभी होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक बेमेल है। विलोम युग्म दिए हुए हैं और इसमें से आपको बेमेल यानी गलत को छांटना है। तो ए है अधिमूल्यन का विलोम अवमूल्यन, बी सामिस का निरामिस, उद्दत का पृथक, डी समष्टि का व्यष्टि। आपका सही जवाब हो जाएगा सी। उद्दत का पृथक बेमेल है, बाकी सब सुमेलित हैं। आइए देखते हैं व्याख्या। उद्दत का विलोम बिनत होता है, न कि पृथक होता है। पृथक का विलोम संलग्न होता है। बाकी सभी प्रश्न सही सुमेलित हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुधा का विलोम होगा ए सदैव, बी यदा कदा, सी कदाचित, डी हमेशा। आपका सही जवाब हो जाएगा बी यदा कदा। बहुधा का विलोम यदा कदा होता है। आइए पांचवें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परार्थ का विलोमार्थी है ए कृतार्थ, बी स्वार्थ, सी स्वायत्त, डी कृतार्थ। आपका सही जवाब होगा बी। परार्थ का जो विलोम होता है वो स्वार्थ होता है, बाकी जो परायत्त का विलोम स्वायत्त होता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यौवन का विलोम होगा ए बाल्यावस्था, बी वार्धक्य, सी बुढ़ापा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही हो जाएगा बी वार्धक्य। यौवन का विलोम वार्धक्य होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द द्वेष का सही विलोम होगा ए सद्वेष, बी अद्वेष, सी राग, डी अनुराग। आपका सही जवाब हो जाएगा सी। द्वेष का विलोम राग होता है। अगला प्रश्न है, मूढ़ का विलोम है ए अज्ञानी, बी अनूढ़, सी ज्ञानी, डी मुखर। आपका सही जवाब हो जाएगा सी। मूढ़ का विलोम ज्ञानी होता है, बाकी अन्य सभी विकल्प गलत हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है। शब्द है, विलोम है, संलिप्त का आसक्त, द्वंद्व का प्रतिवाद, शेष का विशेष, चेतन का अचेतन। आपको सही सुमेलित बताना है तो 9 का सही जवाब हो जाएगा डी। चेतन का अचेतन होता है, यह सही सुमेलित है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आसक्त का तटस्थ होता है, द्वंद्व का निर्द्वंद होता है, विशेष का अविशेष होता है, चेतन का अचेतन होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। यहाँ भी शब्द विलोम है, आपको सही सुमेलित बताना है। ए विस्तृत का संकुचित, विशिष्ट का सामान्य या साधारण, लघु का गुरु या दीर्घ। सभी सही सुमेलित हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी। यहाँ पे सभी सही सुमेलित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है। अब यहाँ पे आपको शुद्ध और अशुद्ध वाक्य बताना है। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक चीज़ बता दूं, जब भी शुद्ध अशुद्ध वाक्य की बात आती है तो आपको
कई डायमेंशन पे ध्यान देना है। जैसे या तो इसमें मात्रात्मक त्रुटि होती है, या तो व्यंजनात्मक त्रुटि होती है, लिंग संबंधी त्रुटि होती है, कारक संबंधी त्रुटि होती है। तो इन तमाम चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11th का जो प्रश्न है वो शुद्ध शुद्ध बताना है। ए कह रहा है रीता मंद मंद गा रही थी। बी क्या आप भावी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। सी केवल 20 रुपये मात्र दीजिए। डी कह रहा है डी है यामा महादेवी का काव्य संकलन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यामा महादेवी का काव्य संकलन है, यह सही सुमेलित है। बाकी सारे अशुद्ध हैं। आइए देख लेते हैं शुद्ध रूप क्या होगा। रीता मंद मंद गा रही है, इसका शुद्ध रूप होगा रीता मंद मंद नहीं, रीता धीरे धीरे गा रही है। तो मंद मंद के स्थान पे धीरे धीरे शब्द आएगा। फिर अगला वाक्य है क्या आप भावी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। इसका शुद्ध होगा क्या आप भावी नहीं आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। तो यहाँ भावी के जगह पे आगामी शब्द होगा। अगला वाक्य है केवल 20 रुपये मात्र दीजिए। तो यह पूरी तरह से गलत है। आइए देखते हैं शुद्ध रूप है 20 रुपये मात्र दीजिए। तो केवल और मात्र दोनों एक साथ नहीं आते। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। ए चरमोत्कर्ष, बी चरमोत्कर्ष, सी चरमोत्कर्ष, डी चरमोत्कर्ष। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका सी चरमोत्कर्ष। तो इसका जो शुद्ध रूप होता है वो चरमोत्कर्ष होता है। इसमें ष जो षड्यंत्र वाला ष यूज किया जाता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है। ए मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। बी वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है। सी पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना। डी उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं। तो आपका 13 का सही जवाब हो जाएगा ए। तो ये जो है आपका अशुद्ध है। मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, यह अपने आप में अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। तो मन में अंदर, ये मेरे मन के अंदर, ये अंदर शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। के अंदर यहाँ पे हो जाएगा मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। बाकी सारे वाक्य शुद्ध हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें भी अशुद्ध आपका चयन करना है। ए कमरे की छत आ गिरी। बी भीड़ पर नियंत्रण रखो। सी वृक्ष पर कोयल कूक रही है। डी उसने गोपी की मटकी तोड़ दी। आपका 14 का सही जवाब हो जाएगा डी उसने गोपी की मटकी तोड़ दी। यह अपने आप में एक अशुद्ध वाक्य है। बाकी सारे वाक्य शुद्ध हैं। तो आइए देखते हैं इसका शुद्ध रूप होगा उसने गोपी की मटकी तोड़ दी। यही गलत है, फोड़ दी। मटकी तोड़ा नहीं जाता, मटकी फोड़ा जाता है। उसने गोपी की मटकी फोड़ दी, यह शुद्ध होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है। इसमें भी अशुद्ध का चयन करना है। ए गृहस्थ, बी अंत्याक्षरी, सी प्रत्युपकार, डी दुर्धर्ष। तो आपका सही हो जवाब हो जाएगा ए गृहस्थ। गृहस्थ अपने आप में एक अशुद्ध वाक्य है। चूंकि गृहस्थ्य नहीं होता, गृहस्थ होता है। तो यहाँ पे यह नहीं होगा, केवल थ होगा। तो गृहस्थ होता है। बाकी सभी वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें शुद्ध देखना है कौन है। शरत्वचंद्र, शरत्वचंद्र, शरद चंद्र या शरद चंद्र। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी शरद चंद्र। यह शुद्ध है, बाकी अशुद्ध होते हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए डांट, बी याज्ञवल्क्य, सी भस्मीभूत, डी हिंदू। आपका सही जवाब हो जाएगा बी याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य शुद्ध रूप है, बाकी सब अशुद्ध है। आइए देख लेते हैं इनका शुद्ध रूप क्या होगा। डांट का शुद्ध रूप होता है डांट, यानी इस पे जो बिंदी है, बिंदी की जगह पे अनुस्वार होगा। और भस्मीभूत, भस्मीभूत जो होता है यह अपने आप में गलत है। भस्मीभूत होता है, न कि भस्मीभूत। तो यहाँ म में छोटी की मात्रा नहीं, बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। तो भस्मीभूत नहीं, भस्मीभूत होता है। आइए आगे देखते हैं। हिंदू, तो हिंदू नहीं होता बल्कि हिंदू होता है। तो यहाँ छोटी की मात्रा नहीं, छोटा ऊ का मात्रा नहीं, बड़ा ऊ का मात्रा होना चाहिए। हिंदू नहीं, हिंदू होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है।
शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ये मैंने उसे दौड़ में जीत लिया। बी उस पर भारी संकट आ पड़ा है। सी प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। डी गुरुजनों पर श्रद्धा करो। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी। बी यहाँ पे शुद्ध है, बाकी सारे वाक्य अशुद्ध हैं। आइए उनके शुद्ध रूप को देखते हैं। मैंने उसे दौड़ में पछाड़ दिया, तो मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, ये कभी आप कहते हो जी नहीं, शायद आप कहते हो कि मैंने उसे दौड़ में पछाड़ दिया, तो जीतना नहीं होता, पछाड़ना होता है। अगला हम देखते हैं कि प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। इसका शुद्ध रूप होगा प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। जो प्रेम का मूल्य होता है वो मापना नहीं होता बल्कि आंकना होता है, तो प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। अगला जो है वो है गुरुजनों पर श्रद्धा करो, ये गलत है। गुरुजनों पर श्रद्धा करना नहीं होता बल्कि रखना होता है, तो गुरुजनों पर श्रद्धा रखो। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चूज करना है। उत्तीर्ण, अनधिकृत, आशीर्वाद। बी है कैलाश, ईर्षा, अध्ययन। सी है उज्ज्वल, कन्हैया, उपासना। डी सहिष्णु, विस्मृत, पृष्ठ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी। आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा बी। बी अपने आप में अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा अध्ययन लिखा है जबकि अध्ययन होता है। तो आइए इनका शुद्ध रूप देखते हैं। कैलाश का कैलाश लिखा है तो यहाँ पे छोटा सा होगा, कैलाश स होता है, न कि कैलाश। ठीक है। उसके बाद आपको ईर्ष्या नहीं होता है, ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या नहीं होता, ईर्ष्या होती है। अध्ययन नहीं होता, अध्ययन होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी हमें क्या है कि वाक्य कैसा है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ए है वहाँ बहुत से गुणीगण उपस्थित थे। बी तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सी मेरी मनोकामना पूरी हुई। डी शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। सही जवाब हो जाएगा सी, मेरी मनोकामना पूरी हुई। यह वाक्य अपने आप में शुद्ध है, बाकी वाक्य अशुद्ध है। आइए उनके शुद्ध रूप को देखते हैं। वहाँ बहुत से गुणीगण उपस्थित थे, यह अपने आप में अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा वहाँ बहुत से गुणीगण उपस्थित थे। ठीक है, तो ये शुद्ध होगा। तो यहाँ पे जो गुणी गण है, यहाँ पे ड़ में जो बड़ी की मात्रा है इसमें छोटी ई की मात्रा होगी, इसलिए यह शुद्ध है। मात्रात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। अगला देखते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो ये बोलना गलत है, यहाँ पे कहना शब्द होगा कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं डी शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। ये अपने आप में गलत है। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, दौड़ नहीं भाग खड़ा हुआ, तो इसका शुद्ध रूप होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रभंजन शब्द किसका पर्यायवाची। अब मेरे प्यारे साथियों, पर्यायवाची शुरू होता है। पर्यायवाची की कुछ अपनी खास बातें होती हैं, हमें ये बातों को ध्यान में रखना है। बीच बीच में मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रभंजन। प्रभंजन शब्द किसका पर्यायवाची होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। ए आंधी का, बी इंद्रपुरी का, सी समुद्र का, डी कल्प वृक्ष का। आपका सही जवाब हो जाएगा ए आंधी का। प्रभंजन आंधी का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची झक्कड़, तूफान, झंझा इत्यादि होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शहद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए कुसुमासव, बी मकरंद, सी माच्छिक, डी मध्यासव। आपका सही जवाब हो जाएगा डी। मध्यासव जो है शहद का पर्यायवाची नहीं है, बाकी कुसुमासव, मकरंद, माच्छिक ये सब के सब शहद के पर्यायवाची हैं। मध्यासव शराब का पर्यायवाची होता है, न कि शहद का। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। षडानन शभव अम्ब के पर्यायवाची हैं किसके। ए गणेश के, बी इंद्र के, सी कार्तिकेय के, डी देवता के। आपका सही जवाब हो जाएगा सी कार्तिकेय के। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम कार्तिकेय के अन्य पर्यायवाची के बारे में जानें तो इसके अन्य पर्यायवाची स्कंद, देव सेनापति या पार्वती नंदन भी होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब जीवनी किसका पर्यायवाची शब्द है। ए विष का, बी परिणय का, सी विष्णु का, डी विधाता का। तो अब जीवनी का पर्यायवाची बताना है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा डी विधाता का यह पर्यायवाची होता है। आइए इसके अन्य पर्यायवाची देखते हैं। अब जीवनी, सृष्टा, विधि, ब्रह्मा ये सभी विधाता के पर्यायवाची होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है, तो आपको अशुद्ध बताना है इसमें। ए तोयद, पयोधर, जलधि, बी पंचानन, नाहर, मृगार, सी इला, वागीशा, कड़िका, डी
मकरध्वज षटपद जिष्णु, तो आपको अशुद्ध बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। डी अशुद्ध है। मकरध्वज षष्ठपद जिष्णु आपस में सुमेलित नहीं है, बाकी सारे पर्यायवाची आपस में सुमेलित हैं। तो आइए इसका सही जवाब देखते हैं। तोयद पयोधर जलधि बादल के पर्यायवाची होते हैं। पंचानन नाहर मृगार सिंह के पर्यायवाची होते हैं। इला वागीशा कर्णिका सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। जबकि मकरध्वज कामदेव का पर्यायवाची है। मकरध्वज किसका? कामदेव का। और अगर षट पद की बात करें तो ये भ्रमर यानी भौरे का पर्यायवाची होता है, और जिष्णु इंद्र का पर्यायवाची है। तो ये आपस में सुमेलित नहीं है, तो यही आपका अशुद्ध होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। ए दामोदर, बी ब्रजवल्लभ, सी त्रिदश, डी हर्षिकेश। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा सी। त्रिदश कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, बाकी दामोदर, ब्रजवल्लभ, हरिकेश ये सब कृष्ण के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे त्रिदश देवता का पर्यायवाची होता है, न कि कृष्ण का। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? ए अश्म का पत्थर, बी अभिजात का महीप, प्रशंसा का अमर्ष, अचल का मेदिनी। आपको सही सुमेलित बताना है इसमें। तो आइए देखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अश्म जो है पत्थर का पर्यायवाची होता है, तो अश्म जो है पत्थर का, ये अपने आप में सही सुमेलित है। आइए अन्य पर्यायवाची को देखते हैं। तो अभिजात का पर्यायवाची योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ इत्यादि होता है। महीप का पर्यायवाची राजा होता है। महीप का राजा होता है, तो ये अपने आप में सुमेलित नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वैजयंती किसका एक पर्यायवाची शब्द है? आपको पूछा गया है। तो वैजयंती के बारे में पताका का, झरना का, लक्ष्मी का, तालाब का। आपका सही जवाब हो जाएगा ए, पताका का ये पर्यायवाची होता है। वैजयंती पताका का पर्यायवाची है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है? ए कोयल, बी पार्वती, सी यमुना, डी द्रौपदी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी पार्वती। पार्वती जो है श्यामा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी कोयल, यमुना, द्रौपदी श्यामा के पर्यायवाची हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिव सुत वाहन किस एक शब्द का जो है पर्यायवाची नहीं है? शिव सुत वाहन पर्यायवाची नहीं है। ए मोर का, बी ध्वजी का, सी जीवनपति का, डी कलाजी का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, जीवनपति का शिवसुत वाहन पर्यायवाची नहीं होता। ध्वजी, कलाजी, मोर, केकी, शिखी ये सभी पर्यायवाची जो है मोर के होते हैं। जीवनपति यम का पर्यायवाची शब्द है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है टिड्ढी शब्द किसका तत्सम है? मेरे प्यारे साथियों, तत्सम और तद्भव की बात है। तत्सम का मतलब होता है तत् धन सम, जो उसके समान हो। तद्भव का मतलब होता है तत् धन भव, जो उससे उत्पन्न हुआ हो, अर्थात संस्कृति। जो संस्कृति के समान है या जो संस्कृति के शब्द हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसको हम तत्सम कहते हैं। तद्भव का अर्थ होता है जिसे हम तोड़ मरोड़ देते हैं, जिसके जो स्वरूप है वो बदल जाते हैं। एक सिंपल भाषा में देखते हैं, तत्सम जो शब्द होते हैं मेरे प्यारे साथियों वो क्लिष्ट होते हैं, और तद्भव जो शब्द होते हैं वो आसान होते हैं। वो हमारी सामान्य जो बोली होती है उसको हम एक तरह से तद्भव कहते हैं। तो जो बोलियां हैं वो तद्भव होती हैं, और तत्सम शुद्ध हिंदी का रूप होता है। थोड़ी एक और विशेषता मैं बता दूं, अगर किसी शब्द में त्र आ जाए, छतरी वाला छे आ जाए, अगर किसी भी शब्द में आधा र आ जाए या उड़नतुआ र आ जाए तो वो हमेशा तत्सम होगा। अगर किसी शब्द में व हो तो तत्सम होगा, य हो तो तत्सम होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं टिड्ढी शब्द किसका तत्सम रूप है? सुग्गा का, टिटिहरी का, टमाटर का और डांट का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, टिटिहरी का। टिटिहरी का जो शब्द है टिटिभी, ये इसका तत्सम रूप होता है। तो बाकी का देख लेते हैं। सुग्गा का शुक होता है, डांट का तंतु होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव का चयन करना है। तो आइए देखते हैं। श्रृंगाटक ये आपका तत्सम है। रुच छ है छतरी वाला, तो ये भी आपका तत्सम होगा। सौंप और हिंगू की बात में हमें देखना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सौंप।
सौंप आपका क्या होगा, यह एक तद्भव शब्द है। तो आइए देख लेते हैं इसका तत्सम क्या होगा। सौंप तद्भव है, इसका तत्सम होता है समर्पय, सिंघाड़ा का होता है श्रृंगाटक, रूखा का होता है रुच, हींग का होता है हिंग। ठीक, तो हींग जो है तत्सम है, इसका जो तद्भव शब्द होता है वो हींग होता है। हम सामान्य भाषा में प्रयोग भी करते हैं हींग। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्सम नहीं है, यहाँ से आपसे पूछा गया तत्सम नहीं है, आपको दिखना है। यानी 3 तत्सम है, एक तद्भव की बात की गई है। परख, बी उल्लास, सी कैवर्त, डी सायम। तो यहाँ पे कैवर्त में र है तो ये अपने आप में तत्सम हो जाएगा, यहाँ पे बिंदी है तो ये तत्सम हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का ए परख। ठीक है, तो जब अगर आप किसी में ख का प्रयोग होता है तो हमेशा ज़्यादातर वो तद्भव होता है। ठीक है, तो चूंकि ये छ की जगह पे, छत्री वाले छ की जगह पे ख का प्रयोग तद्भव में किया जाता है। जैसे क्षेत्र को क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का सही युग्म है, इसमें आपको सही युग्म पहचानना है। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, तत्सम पहले है तद्भव बाद में है, तो आप जो जोड़ा चयन करेंगे उसमें तत्सम पहला होना चाहिए और तद्भव बाद में होना चाहिए। ए खोदना का छोदन, बी कपर्दिका का कौड़ी, गागर का गरगर, ढीठ का धृष्ट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी कपर्दिका का कौड़ी। कपर्दिका अपने आप में तत्सम है, इसका तद्भव होता है कौड़ी। राइट, बाकी जो अन्य हैं वो अशुद्ध वाक्य हैं, सही सुमेलित नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पे ये बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तत्सम पहले है तद्भव बाद में है। ए नक्षत्र का नखत, बी गंभीर का गहरा, सी त्वरित का तुरंत, डी पलंग का पर्यंक। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा डी पलंग का पर्यंक नहीं होता, यह अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा, चूंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जो पलंग होता है इसका पर्यंक नहीं होता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओष का तत्सम रूप है। तो ओष है, ओष का आपको तत्सम रूप बताना है। ए औष, बी ओष, सी औष, डी अवश्याय। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी अवश्याय। तो ओष का तत्सम रूप अवश्याय होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बाकी अन्य सभी गलत हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, यहाँ आपको तद्भव की पहचान करनी है। ए शुंड, बी मनुष्य, सी मोती, डी लुब्ध। आपका सही जवाब हो जाएगा सी मोती। मोती एक तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम मौक्तिक होता है, तो इस बात को आप ध्यान। शूंड का शुंड, यानी जो शुंड होता है इसका तद्भव शूंड होता है। मनुष्य का मानुष होता है, लुब्ध का लोभी होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है। तद्भव की बात की जा रही। ए रीछ, बी मंत्रकारी, सी लक्ष्य, डी अर्धट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए रीछ। रीछ जो होता है ये अपने आप में तद्भव शब्द है, बाकी लक्ष्य, मंत्रकारी और धट अपने आप में तत्सम शब्द होते हैं। रीछ का तत्सम रिच होता है, यानी ऋषि वाला यहाँ पे री होगा, न कि री होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रग्रह शब्द का तत्सम है। ए पगाह का, बी पनवार का, सी पोखर का, डी फेंकना का। तो प्रग्रह किसका तत्सम है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए पगाह। पगाह का जो तत्सम प्रग्रह होता है। आइए अन्य के बारे में देखते हैं। जो पनवार है इसका तत्सम पर्ण होता है, पोखर का तत्सम पुष्कर होता है, फेंकना का तत्सम प्रेषण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण, माफ करिएगा, 40 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है। ए प्रत्यभिज्ञान, बी पिशन, सी तोंद, डी पुआ। आपका सही जवाब हो जाएगा ए प्रत्यभिज्ञान अपने आप में तत्सम शब्द है, बाकी तोंद, फिशन, पुआ ये तद्भव शब्द होते हैं। तो आइए इनका तत्सम देखते हैं। पिषण का जो पिषण है अपने आप में तत्सम है, इसका तद्भव पिषण होगा। तोंद का तुंद होता है, पुआ का पूप होता है।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक विशेषण नहीं है, इसके बारे में बताना है हमें। विशेषण और विशेष्य की बात की जा रही है। विशेषण का मतलब होता है जो नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, वर्ब, एडवर्ब की विशेषता बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं। ए आर्तो, बी गांगे, सी निपुणता और डी फेनिल। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा सी। निपुणता अपने आप में एक विशेषण शब्द नहीं होता, बाकी आर्तो, गांगे, फेनिल ये विशेषण शब्द होते हैं। तो आइए देखते हैं निपुणता का विशेषण क्या होगा। निपुणता अपने आप में विशेष शब्द है, इसका विशेषण निपुण होता है। राइट। आइए अन्य विशेषण शब्दों के विशेष देखते हैं। आर्तो का ऋतु होगा, गांगे का गंगा होता है और फेनिल का फेन होता है। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। शहीद शब्द, शहीद शब्द क्या है? एक विशेष, एक विशेषण, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, एक विशेषण होता है। शहीद एक विशेषण शब्द है। इसका अगर हम विशेष से बात करें तो इसका विशेष होता है शहादत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में कौन सा गलत है? तो यहाँ विशेष और विशेषण बताना है, साथ ही आपको ये देखना है कि कौन सा गलत है। मेरे प्यारे साथियों, एक बात इस बात में ध्यान रखना, विशेष पहले आना चाहिए और विशेषण बाद में आना चाहिए। ठीक है। ए विरुद्ध का विरोध, बी रौद्र का रुद्र, सी क्षुद्र का क्षोभ और डी वध्य का वध। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, वध्य का वध जो है आपका सही जवाब है। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। वन विशेष शब्द होता है, इसका विशेषण वन्य होता है। वध अपने आप में विशेष है, इसका विशेषण वध्य होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। यहाँ पे विशेषण शब्द पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। इसका मतलब है कि तीन विशेषण है, एक विशेष होगा। तो आइए देखते हैं। ए शक्तिमान, बी कुलीन, सी ऋषि, डी क्रिया। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, क्रिया अपने आप में विशेषण शब्द नहीं है, क्रिया अपने आप में विशेष शब्द होता है। आइए इसकी व्याख्या देते हैं। शक्तिमान का जो विशेष होता है वह शक्ति होता है। कुलीन का जो विशेष वो कुल होगा, ऋषि का विशेष रूष होगा और क्रिया अपने आप में विशेष है, इसका जो विशेषण होता है वो क्रियाशील होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित है? वाक्य और विशेषण है। गीदड़, ए गीदड़ के समान कायर, सागर के समान गहरा, केचुए के समान मंदगति, डी सभी सही सुमेलित हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, ये अपने आप में सही सुमेलित हैं। वाक्य और इसकी विशेषता जो है इस तरह है। जो गीदड़ के समान वाक्य है इसका विशेषण कायर होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में एक विशेष शब्द है, इसको बताना है आपको। इसमें कौन सा एक विशेष शब्द है? ए नुमाइश, बी दीवान, सी झक्की, डी कर्मठ। आपका सही जवाब हो जाएगा ए। नुमाइश अपने आप में विशेष शब्द होता है, बाकी झक्की, दीवान, कर्मठ अपने आप में एक विशेषण शब्द है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जो नुमाइश है, नुमाइश का विशेषण नुमाइशी होता है और बाकी दीवान का अगर हमें विशेष जानना हो तो दीवानी, झक्की का झकना, कर्मठ का कर्म होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो आपको इसमें क्रिया विशेषण को पहचानना है। ए तुम इधर आओ, बी वह यहाँ रहता है, सी हम प्रतिदिन टहलने जाते हैं, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा डी उपयुक्त सभी। सभी में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। इन वाक्यों में इधर, यहाँ, प्रतिदिन क्रिया विशेषण है। ऐसे अवयव जिनसे किसी क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ आपको ये देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। ए 2.5 रुपया, अपूर्ण गणवाचक विशेषण, हर एक व्यक्ति प्रत्येक वाचक विशेषण, शताब्दी वर्ष समुच्चय वाचक विशेषण, 100 गुना बल क्रमवाचक विशेषण। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, यह सही सुमेलित नहीं है। 100 गुना बल ये क्रमवाचक विशेषण नहीं है। 100 गुना बल में आवृत्तिवाचक विशेषण होता है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आधिक्य का अनुपात बताता है, जबकि क्रमवाचक विशेषण क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर ये चीज़ें हैं तो वह क्रमवाचक होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चारों भाई
पांचों पांडव 10 मित्र में प्रयुक्त विशेषण है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है। ए क्रमवाची विशेषण, बी आवृत्तिवाचक विशेषण, सी समुदायवाची विशेषण, डी प्रत्येकवाची विशेषण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी समुदायवाची विशेषण है। चारों भाई पांचों पांडव 10 मित्र में समुदायवाची विशेषण प्रयुक्त होता है। जहां किसी संज्ञा पद का मान समेकित भाव अथवा समूह की अवस्थित का बोध कराता है वहां समुदायवाची विशेषण होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह आदमी मेरा मित्र है वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? ए परिमाणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण, डी गुणवाचक विशेषण। आपका सही जवाब हो जाएगा सी सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों में जैसे मैं, तू, वह से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्नगत वाक्य में वह एक सार्वनामिक विशेषण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निर्निमेष शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसको हम देखते हैं कि निर्निमेष के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा। ए जिसके पास कोई आश्रय न हो, बी बिना पलक झपकाए, सी जहां किसी बात का डर न हो, डी जिसके विषय में विवाद न हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए के लिए निर्निमेष शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए अन्य के बारे में जानते हैं। जिसके पास कोई आश्रय न हो उसको निराश्रित कहते हैं। जहाँ किसी बात का डर न हो उसे निरापद कहा जाता है। जिसके विषय में विवाद न हो निर्विवाद कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी को मारने की इच्छा वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है। किसी को मारने की इच्छा, ए जिंघासा, बी मुमुक्ष, सी अजात शत्रु, डी जिगीषा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए। अगर किसी को मारने की इच्छा को जिंघासा कहा जाता है। आइए अन्य की व्याख्या को समझते हैं, जानते हैं। मुमुक्ष मुच्छ की इच्छा रखने वाला, अजात शत्रु जिसका शत्रु न जन्म लिया हो, जिगीषा का मतलब जीतने की इच्छा रखने वाला। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जिसकी बाहें लंबी हो वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। ए दीर्घबाहु, बी लंबोदर, सी दुर्वह, डी लोकोत्तर। आपका सही जवाब हो जाएगा ए दीर्घबाहु कहा जाता है। जिसकी बाहें लंबी हो उसको दीर्घबाहु कहा जाता है। लंबे यानी जो लंबोदर है, लंबोदर का मतलब लंबे उदर वाला व्यक्ति। दुर्वह का मतलब होता है ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो। लोकोत्तर का अर्थ है लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाक्यांश के लिए सही शब्द है। इसका ए ज्ञानेश्वर, बी ज्ञानेंद्र, सी ज्ञान पिपासा, डी ज्ञानी। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, उसको हम ज्ञान पिपासा कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रहास शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। ए लंकेश रावण की तलवार, बी शिव का धनुष, सी दुर्गा की तलवार, डी श्री कृष्ण की तलवार। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए लंकेश यानी रावण की तलवार को चंद्रहास कहा जाता था। शिव के धनुष को पिनाक कहते हैं और श्री कृष्ण की तलवार को नंदक कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यह आपको पूछना है। एक तरफ वाक्यांश है और एक तरफ शब्द दिया गया है। ए साथ काम करने वाला सहकर्मी, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, कामाचारी। सी है जो नीति के अनुकूल हो, नैतिक। जो भोजन रोगी के लिए उपयुक्त हो, पथ्य। आपका सही जवाब हो जाएगा बी। बी आपका सही जवाब होगा। बी सुमेलित नहीं है। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, वामाचारी नहीं होता बल्कि उसको वाचस्पति कहा जाता है। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह नायिका जिसका पति परदेश में है वाक्यांश है तो उचित शब्द है। ए प्रोषित पथिका, बी आगत पथिका, सी प्रियंवदा, डी रति प्रीता। आपका सही जवाब हो जाएगा ए प्रोषित पथिका कहा जाता है। वह नायिका जिसका पति प्रदेश में हो उसको प्रोषित पथिका कहते हैं। वह नायिका जिसका पति प्रदेश से आ रहा हो आगत पथिका कहा जाता है। वह नायिका जो प्रिय बोलती हो प्रियंवदा कहलाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लोमहर्षक किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ए जो देखने में सुंदर हो, बी जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, सी लोमड़ी के समान चालाक, डी हर्ष या विवाद से परे की सोच रखने वाला। आपका सही जवाब हो जाएगा बी
जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसको हम लोम वर्षक कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है अपत शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। ए जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, बी गिरा हुआ पत्ता, सी जो प्राप्त न हो सके, डी जो प्राप्त हो सके। आपका सही जवाब हो जाएगा ए जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे हम अपत कहते हैं। गिरा हुआ पत्ता को प्रपर्ण कहा जाता है। इस जो टेस्ट का छठे टेस्ट का लास्ट प्रश्न हम देखते हैं और यह 60 नंबर का प्रश्न है। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र को क्या कहा जाता है? ए वार्धक्य, बी जरासंधि, सी वयसंधि, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, इसको वयसंधि कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले हमने 5 टेस्ट DIS के हिंदी के हमने आपसे डिस्कस किए हैं। ये आपका छठा टेस्ट था। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ जितने भी टेस्ट हैं GS के और हिंदी के, आप सारे टेस्ट को देखिए और अपनी पढ़ाई को एक बेहतर पैमाना दीजिए, एक बेहतर धार दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।